लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है। और दोस्तों साहब जी की भी लीला अपरंपार है और भूखमरी से हमारा देश परेशान है, क्योंकि दोस्तों बढ़ती महंगाई और सिलेंडर पे नहीं है साहब जी का ध्यान, और भाषण के दौरान बताते रहते हैं जनता को ज्ञान। कभी कभी तो ऐसा लगता है दोस्तों इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जेमा भवानी से होता है। आज जो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ा करते थे वो बाइक पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ये कह देंगे, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो इंटरनेशनल ब्लॉगर बन चुके हैं, ब्लॉगिंग करना इनका पेशा हो चुका है, अब जगह जगह जाकर ये ब्लॉगिंग करेंगे। तो अब यूट्यूब चैनल इन्होंने अपने स्टार्ट कर ही दिया है। मुझे लगता है गोदी मीडिया से कोई नाराजगी हो गई होगी, कुछ पैसे को लेकर ऊपर नीचे हो गया होगा, तभी मोदी जी ने कहा अब तो अपना यूट्यूब चैनल खोलूंगा। और सबसे बड़ी बात ये, मोदी जी कहते हैं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल काफी समय पहले खोल लिया था। जब आपने काफी समय पहले अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया तो उस पे फॉलोअर मात्र 2 करोड़ हैं। अब देश की जनता को ये सोचने वाली बात है कि 125 करोड़ की जनता ने मोदी जी को वोट दिया है, ऐसा मोदी जी कहते हैं। मानता कोई नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि वोट सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से मिला है। तो अगर मोदी जी को 125 करोड़ जनता ने वोट दिया तो यूट्यूब पे मात्र 2 करोड़ सब्सक्राइबर क्यों हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अब कहीं भी कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है। इसलिए मोदी जी ने क्या किया है, अब तो मुझे लगता है टिकट भी इसी बेस पे मिलेगी, जो 150 सब्सक्राइबर लेकर आएगा या 200 सब्सक्राइबर लेकर आएगा उसी की टिकट मोदी जी कंफर्म करेंगे। और अब मुझे लगता है संबित पात्रा टीवी पर बैठने से पहले ये करेगा, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। सबसे पहले डिबेट शुरू बाद में होगी, सबसे पहले मोदी जी का चैनल है, आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और टुनटुने को यानी बेल आइकन को प्रेस करवा लीजिए। गजब बेइज्जती है। और दोस्तों सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पैसे कब देगा? अभी नहीं आया। वो सिंगल क्लिक वाला भाजपा का पैसा नहीं आया? अभी कहाँ आया? न सर्वे हुआ न मुआवजा मिला, सिर्फ झूठे वादे। मुझे मतलब नहीं है, मुझे ब्याज चाहिए। कहाँ से दे दूं? फसल बर्बाद, झूठे सर्वे, झूठी सरकार, झूठा राज, अब बर्दाश्त नहीं होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या है ये रेवड़ी और रबड़ी का डिबेट? आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है। लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पूरी ईमानदारी से हमने लोगों के लिए काम किया तो वो रेवड़ी है, और रात दिन एक करके अडानी जी के लिए काम किया वो रबड़ी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर एक बीजेपी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है। इसे चुराने के लिए पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की, लेकिन भारत के वीर सपूतों ने इसे हमेशा महफूज रखा है। अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर इस वीरधरा ने अपनी हिफाजत के लिए कई शूरवीरों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक थे जम्मू कश्मीर के कुशल शासक महाराजा हरि सिंह जी। महाराजा हरि सिंह जी को न सिर्फ जम्मू कश्मीर रियासत के सबसे कुशल शासक के रूप में जाना जाता है, बल्कि एक महान शिक्षाविद, प्रगतिशील विचारक, समाज सुधारक के रूप में भी याद किया जाता है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला होना बाकी था, लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को हड़पने की मंशा से आए कबायलियों ने हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दिया। कबायलियों की फौज जैसे ही श्रीनगर पहुंची, महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला किया। 76 साल पहले आज के दिन यानी 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने का फैसला किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर
जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया। तब से लेकर आज तक भारत के वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जम्मू कश्मीर पर आंच तक नहीं आने दी। महाराजा हरि सिंह जी के इस विश्वास और डोगरा समाज की मांग को मानते हुए भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दिन यानी 26 अक्टूबर को राजकीय अवकाश भी घोषित किया है। खत्म, बाय बाय, टाटा। इंडिया एड भेज रहा है तो उसको कैसे देखते हैं? हम देखिए, एड इंडिया भिजा रहा है, मगर इजराइल ये कह रहा है कि हम एड अलाउ नहीं करेंगे। हम जो है राफा से, इजिप्ट से, राफा से गाजा में एड भिजाने की बात कर रहे हैं। हमारे प्लेन्स भी चले गए हैं, मगर और हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाजा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल खत्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए ताकि गाजा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात इजराइल को करेंगे और इसका एक कॉरिडोर खुलवाएंगे। और एड की जरूरत है वहां पर। आप अंदाजा लगाइए कि 5,000 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल पर इजराइल बमबारी कर रहा है, अस्पतालों को बर्बाद कर रहा है, तो फिर कैसा होगा उन लोगों की, उनकी सहायता, उनकी मदद कैसे की जा सकती? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पहले मैंने पार्लियामेंट में स्पीच दी कास्ट सेंसस के बारे में। जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि हमारे सब इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो ट्राइबल वर्ग है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मीडिया में चाहे आप सबसे बड़े मीडिया हाउसेस देख लीजिए या सारे जो एंकर्स हैं, सारे रिपोर्टर्स देख लीजिए, इसमें एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक ट्राइबल नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो चूँकि लोहियाइट रहा हूँ, तो लोहिया ने एक बार कहा था कि मुझे कमेटी बनानी थी गोवा की आज़ादी की, तो मैं जब भी कमेटी बनाऊँ उसमें 48% अपर कास्ट आ जाते थे, नाम मांगूँ तो भी वही आते थे। तो ये सिस्टम बन गया यहाँ का। इसको चेंज करने का आपकी राय क्या है? एक तो इसको कंपलसरी करना पड़ेगा, भाई इतने % हो, जैसे नौकरियों में हो गया उस तरह से। और दूसरे उन वर्गों में थोड़ा चेतना बढ़ानी पड़ेगी, भाई तुम इन पेशों में आओ। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्थिति है एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में हिंदुस्तान में, उसके डिटेल्स ओबीसी वर्ग को भी नहीं मालूम, दलित वर्ग को भी नहीं मालूम। आपने थोड़ा, मतलब मैंने तो थोड़ा सा छुआ है, बट एक्चुअली किसी को नहीं मालूम, पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है उसमें कोई ओबीसी नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई ट्राइबल, वो भी उन्हीं के हाथ में है। तो एक प्रकार से लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और इतना लाउड करते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं।